अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक से। तहरीक इंसाफ की एस्टैब्लिशमेंट से बात की नई कोशिश, कामयाबी का इम्कान कितना? पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं के दरमियान टकराव और मियां नवाज शरीफ की अमली सियासत में वापसी। पाकिस्तान की सियासत में जब आपको बहरानों का सामना होता है, क़यादत का असल इम्तिहान वही लम्हा बन जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक नाजुक मगर फैसला कुन मरहले से गुजर रही है। रियासती इदारों से कशीदगी, अदालती महाजराई, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात, ये वो पेचीदा गुत्थियां हैं जो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत में नाकामी के बाद पीटीआई एक बार फिर मुक़तदरा से बातचीत के लिए सरगर्म दिखाई दे रही है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का एक नया प्लान लाए हैं। वो कहते हैं कि अगले हफ्ते एक अहम मुलाकात करूंगा। जी तो सुना आपने। एस्टैब्लिशमेंट से बात के अलावा पीटीआई का जो मुस्तकबिल है वो एक ग्रैंड अलायंस या हुकूमत मुखालिफ तहरीक की शक्ल में नजर आता है, लेकिन इस बात का इम्कान कम है क्योंकि ऑपोजिशन की सब बंदी होती दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, स्ट्रीट पावर रखने वाली JUIF के मुताबिक बातचीत जो है वो समर आवर साबित हो सकती है जब फरीकैन एतमाद के साथ मेज पर बैठे, और मौजूदा वक्त ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पीटीआई की जो दाखिली सियासत है और मसाइल इसे इस समत में बढ़ने से रोक रहे हैं। अब ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के ख्वाब देखने वाली पीटीआई इस वक्त एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हो चुकी है। लिस्ट में नाम के बगैर जुबानी पीटीआई उनसे मुलाकात पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम जो है वो पार्टी पर खूब ज्यादा बरसे हैं। जी तो सलमान अकरम राजा की जो तनकीद है उस पर बैरिस्टर अली जफर ने सलमान अकरम राजा से माफी का तकाजा भी कर दिया। अब ऐसा महसूस होता है कि पार्टी के इख्तलाफात अब सूबाई सतह से निकलकर आला क़यादत तक बढ़ चुके हैं और ऐसे में क्या बानी पीटीआई की रिहाई का मिशन पूरा हो सकेगा? और दूसरी जानिब KPK में इंतजामी अमूर में इख्तलाफात बादस्तूर कायम हैं। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी कश्मकश ने KPK माइंस एंड मिनरल बिल पर मुतनाज़े भी बना दी और जराये के मुताबिक माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल पर वजीर आला KPK अली मीन गंडापुर और आतिफ खान की पार्टी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बाकायदा तल्ख कलामी भी हुई और पार्टी रहनुमा और कारकुनान के दरमियान सोशल मीडिया पर शदीद रद्द अमल सामने आया, जहां बिल के हक में और मुखालफत में एक महाज आराई शुरू हो गई। अलीमा खान ने इस बिल को बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिया। जी तो सुना आपने। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने माइंस एंड मिनरल बिल्स के हवाले से तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लेते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अब इस बिल आखिर सियासत कौन कर रहा है और इसकी मुखालफत आखिर की क्यों जा रही है? तहरीक इंसाफ की सियासत दो धारों पर चल रही है और एक जानिब अवामी हमायत से भरपूर मज़ामती बयानियां, दूसरी जानिब रियासती इदारों से मुज़ाकरात की कोशिश है। सियासी मंजरनामे में जब दरवाजे बंद हों तो क़यादत का असल कमाल इन्हीं बंद दरवाजों पर दस्तक देने में होता है। तो क्या कहीं कोई दरवाजा खटखटाया जा रहा है? क्या इस दस्तक का कभी कोई जवाब मिलने का इम्कान भी है? क्या मुतादिद बार की नाकाम कोशिश के बाद एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोई राह खुली है? क्या पार्टी का बयानिया अवामी सतह पर अब भी उतना ही ताकतवर है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शेख साहब, क्या पीटीआई की तरफ से जो मज़ामत का बयानिया हम देख रहे थे कि काफी अरसे से जोर पकड़ रहा था, तो इस बात का पीटीआई को अच्छे तरीके से एहसास हो गया है कि मज़ामत से काम नहीं चलेगा, बिलाखिर में मुफाहमत की तरफ आना ही होगा अगर अडियाला का दरवाजा खुलवाना है? प्रोटेस्ट हमारा आईनी हक है और अमन एहतजाज जो है वो हम पहले भी करते रहे हैं और जितनी बड़ी मोबिलाइजेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है तारीख में किसी और जमात ने नहीं की है और आइंदा भी ये हम अपना हक एक्सरसाइज करते रहेंगे। हम वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम पहले कर रहे थे और अब नहीं कर रहे हैं। रमजान का महीना आ गया था, एहतराम रमजान भी था और रमजान में एक्टिविटीज आपको अंदाजा है किस तरीके से होती हैं। फिर इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बने, उस हवाले से हमें मजबूरी है लोग जिनको हम साथ लेकर चलना चाहते हैं उनकी अपनी मुशावरत भी होती है। जैसे कि मौलाना ने हमारी मौलाना के साथ मुशावरत खत्म हो चुकी है, अब वो उस बुनियाद पे अपनी पार्टी से अपनी शूरा से मुशावरत करते तो कोई ऐसी चीज हमने तर्क नहीं की है। जब आप हमें अदालतों में रास्ते बंद करेंगे, जब आप अदालती फैसलों का मजाक उड़ाएंगे, खान की बहन, खान के रफ़ाकार और खान के वकीलों को उससे नहीं मिलने देंगे, जब आप उनके हुकूक जो है वो दबाएंगे तो फिर लोग सड़कों पे आएंगे और वो उनका हक है, वो हक हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। अच्छा शेख साहब, जो आपकी पार्टी में मुख्तलिफ किस्म का एक बयानिया सामने आता है कि कभी कोई किसी से उलझ बैठता है, कभी कोई बयान आता है तो उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, पार्टी से बाहर के लोग, आपकी मुखालिफ पार्टियों के लोग अगर इस तरह के कोई बयान देते हैं, कोई बात करते हैं तो बनता है जी कि आपके सियासी हरीफ हैं
और वो बात करेंगे, बात को बिगाड़ेंगे, या जो चीज आपके खिलाफ जाती है, जाहिर बात है सियासत नाम इस चीज का है, लेकिन आपकी पार्टी में जो दो धड़े हैं और इस पे कोई अब मेरे ख्याल से दो राय नहीं है, उससे आपको नहीं लगता कि पार्टी जो है इस वक्त उसकी मुतहरिक नहीं हो सकती, पार्टी को नुकसान हो रहा है? नहीं, बिल्कुल इस पे दो राय है, क्योंकि हम बिल्कुल एग्री नहीं करते और इसमें कोई हकीकत नहीं है कि पार्टी में दो धड़े इस पार्टी में हो ही नहीं सकते। आप कहते हैं पीटीआई में दो धड़े नहीं हैं, सब लोग एक पेज पर हैं। धड़े रखने वाली पार्टियों में इलेक्टेबल्स में अपना तड़ होता है। अच्छा। तो जी मैं बड़ा बना रहा हूँ और मेरे अपने वोट हैं, यहाँ तो एक एक बच्चा और एक एक चौधरी जो यहाँ पे आया बैठा है मुझ समय, तो इमरान खान के वोटों से उसकी तस्वीर, उसकी आवाज और उसके नाम पे अल्लाह ताला की जात ने मेहरबानी की और उनको वोट मिले हैं। तो कोई ये कहे कि मैं जी धड़ा बनाऊंगा जो अपने आप को खान के एजेंडे से, इस पार्टी के फलसफे से दूर करेगा या किसी धड़ाबंदी में पढ़ के पार्टी का नुकसान करता है, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, उसकी सियासत भी खत्म हो जाएगी, तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। नंबर एक, हाँ बहुत बड़ी पार्टी है और बड़े क्राइसिस में है क्योंकि उनके कायद अंदर है, मसाइयत का शिकार है। 3 सूबों में एक सूबे में हुकूमत है, जहाँ हुकूमत है वहाँ आपको अंदाजा होगा वहाँ गवर्नमेंट्स होती हैं, वजारतें होती हैं, फंड होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, और बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटे मोटे पैटी इश्यूज आ जाते हैं। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो पैटी इश्यूज फिर मीडिया में आते हैं और फिर उनके ऊपर सियासत होती है। उस हवाले से हमने कल इमरान खान साहब की हिदायत थ्रू पॉलिटिकल कमेटी कन्वे कर दी है, जिसका भी मैंने घंटा 2 घंटा पहले स्टेटमेंट मैंने दे दिया है। कोई भी शख्स अपने पैटी इश्यूज अगर पार्टी से बाहर डिस्कस करने की कोशिश करेगा तो उसको शो कॉज होगा और हम उससे पार्टी की जिम्मेदारी भी वापस ले लेंगे। ये इजाजत नहीं देंगे कि हमारा इतनी मेहनत और इतनी कुर्बानी जो है वो लोगों की छोटे तो लोगों को हमने ये अपने दोस्तों को कहा और इंशाल्लाह अब ये नहीं होगा। सख्त कार्रवाई अमल में आएगी, आपकी बातों से मैं ये कंक्लूड करूं जी, अगर कोई पार्टी से बाहर सख्त बिल्कुल, भाई हमारे अपने घर के इशू इंटरनल मामला आता है, अंदर खत्म करना। अच्छा, बाहिर साहब की क्या मुराद है? शेख साहब एक जरा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि जारी बात है एक एक लफ्ज पे फिर बहुत से तज्जिए बहुत से तबसरे जन्म लेते हैं। आपने कहा पार्टी से बाहर जो बात करेगा, फॉर एग्जाम्पल बाहर आप मीडिया को कह रहे हैं या ऑफ द रिकॉर्ड जब ये बातें की जा रही होती हैं, या आपस में पार्टी के लोग एक दूसरे के साथ बैठकर ऑन द रिकॉर्ड एंड ऑफ द रिकॉर्ड, इफ समबडी वुड ट्राई टू फीड इट, ठीक है जी, मैं खुद अपने नाम से बयान नहीं देता, मैं जराए से चलवा देता हूँ, मुझे पता है काम क्यों, ठीक है जी, और वो भी अगर हमें पता क्या तो हम उस पर भी एक्शन। छोटे मोटे इश्यूज हैं, कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, होते हैं जहाँ होती है वहां ऐसे ही होता है, बैठेंगे हम मदद के बाद मुका लेंगे, हमसे करें शिकायत, कोई करने की जरूरत नहीं है, रोक दिया गया। अच्छा, जो आपकी पार्टी के अंदर बड़ा शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि किसी भी शख्सियत के खिलाफ, किसी भी अहम पार्टी के ओहदेदार के खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया पे शेख साहब एक कैंपेन चल पड़ती है जिसपे कहा जाता है कि जी ये बंदा बानी चेयरमैन जो पीटीआई आए हैं उनके साथ गद्दारी कर रहा है, ये उनके साथ मुखलिस नहीं है, ये बेवफा है और ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। इस एजेंडे का या इस तरह के प्रोपेगेंडे का आखिर फायदा क्या होता है? ये किसके खिलाफ चलाया जा रहा होता है? नहीं, इस किस्म के प्रोपेगेंडों का फायदा नहीं होता, इस किस्म के प्रोपेगेंडों का नुकसान होता है। और हमारे भी अपने बच्चे हैं, वॉलंटियर्स हैं, और ये वही लोग हैं, ये वही बच्चे हैं जो हमारे आईज एंड ईयर्स बने जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे और जब हमें बाहर निकलने की आज़ादी नहीं, तो हमारा पैगाम इसी सोशल मीडिया के बच्चों में फैलाया। अब ये है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जवानों से ये हुकूमत इतनी परेशान है और इतनी इनकी मतलब नींदें उड़ी हुई हैं कि अब इन्होंने अपनी सोशल मीडिया ब्रिगेड फेक नामों से और फेक प्रोफाइल्स के साथ बड़े अकाउंट, छोटे अकाउंट बहुत से बनाए हैं जो कि ये शो करते हैं कि शायद वो पीटीआई के हैं और वो पीटीआई की लीडरशिप के पीछे पड़े हुए हैं। वरना मैं नहीं समझता कि पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं कि जब इमरान खान की जंग जो है वो इस फसाई हुकूमत के साथ है तो वो उनके साथ बंदूकें सीधी करने के अपने अल्फाज की वो अपनी फौज पे चढ़ दौड़े, इतने बेवकूफ नहीं है। तो ये फेक अकाउंट्स है। ये जो आजम सवाती साहब मुलाकात का एक इशारा दे रहे हैं कि उनकी अभी आने वाले दिनों में मुलाकात होने जा रही है किसी आम शख्सियत से, तो शेख साहब उस मुलाकात के हवाले से भी कुछ लोग अभी से बड़ी चहमगोइयां कर रहे हैं कि जी पहले आपने मुलाकात करनी नहीं थी, अब आप मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फिर? पता नहीं, हमें तो सवाती साहब की मुलाकात से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमें तो पॉलिटिकल कमेटी में कोई ऐसी बात सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन ने नहीं बताई। क्या मैंने सही सुना? आप कह रहे हैं कि आपको आजम सवाती साहब की मुलाकात से जो होने वाली है कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपने यही फरमाया?
नहीं, मुझे तो कोई ऐसा इल्म ही नहीं है कि वो किसको मिल, जब मुझे यही नहीं पता कि वो मिलने किसको वाले हैं, ना आपको पता, तो फिर हम कैसे उसकी किसी एक्सपेक्टेशन का अंदाजा कर सकते हैं कि वो कौन हो। सर उन्होंने खुद फरमाया, पता क्या होगा, अगर तुम दस दिन केड़ा बंदा होएगा तो मैं शायद तुम नतीजा भी दस दिया। अच्छा, ये मेरे लिए हैरानी की बात है कि आजम सवाती साहब की वहां मुलाकात होने जा रही है और शेख वकास साहब को नहीं पता। पार्टी को इल्म नहीं है, अगर मुझे इल्म नहीं है तो याद रखिएगा पार्टी को इल्म नहीं, पार्टी को भी इल्म नहीं है। देखें पार्टी का हाईएस्ट फोरम क्या सर, फिर आपकी पार्टी टीवी शोज भी नहीं देखती, इसमें आपके जो अहम रहनुमा शिरकत करते हैं, टीवी शोज पे तो देखें, टीवी शोज पे तो बड़ी बड़ी बातें जी, असं टीवी शोज से जाइए ना तो फिर तो असा मरीज हो जाइए तो असं लम्बे पै जाइए, फिर तो असं कम ही कोई नहीं कर सकते। अच्छा सर, वैसे ये सीरियस बात है, आपने लाइटर नोट पे की, लेकिन शेख साहब आपकी पार्टी से कोई सीनियर शख्सियत इस तरह का दावा करे कि उसके यहाँ मुलाकात होने जा रही है और शेख साहब आप फरमा रहे हैं कि मेरा मतलब है पीटीआई, यानी पूरी पीटीआई को इल्म नहीं है इस बात का कि वो साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको कहूंगा कि मैं किसी से मुलाकात करने जा रहा हूँ तो आई मस्ट टेल यू कि किससे मुलाकात करने जा रहा हूँ, ताकि आप अंदाजा कर सकें कि उसकी नौयत क्या होगी और उसके नतायज क्या होंगे। ठीक, अगर मुझे यही नहीं पता कि मेरी पार्टी में कोई सीनियर साहब ये कह रहे हैं कि कोई मुलाकात, कोई तो मैं की दसा उस मुलाकात। चले, मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो जानते हैं ना, शेख वकास साहब, उनसे मुलाकात आपकी हुई, फिर आपने ईद के बाद एहतजाज करना था और उस दिन मैं कामरान मुर्तजा भाई से भी पूछ रही थी कि वो बड़ी ईद के बाद करना था छोटी ईद के बाद, क्योंकि ईद उल फितर तो गुजर गई है, फिर ईद उल अजहा का इंतजार करें, क्या करें। हमारा जो एहतजाज है डॉक्टर साहब, जी जी, हमारा जो एहतजाज है वो किसी अपोजिशन जमात का मोहताज नहीं है, ये तो क्लैरिटी सबको हो जानी चाहिए। तो फिर मौलाना साहब के साथ आप लोग इत्तेहाद क्यों करना चाहते हैं? सर मेरी बात सुनिए, इसलिए कि पिछले जो तीनों मोबिलाइजेशन हुई हैं और 9 मई से लेकर आज तक जितने भी एहतजाज हुए हैं वो अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, छोटे बड़े, हजारों में, लाखों में, सैकड़ों में, दर्जनों में, जो भी हुआ वो हमने अपने जोरे बाजू पे किया है, अपने अल्लाह ताला की, हमने किसी का साथ ना मांगा है और ना किसी इखलाकी बयान हम बड़े देते रहे, इखलाकी सपोर्ट दे फलाना दे, हमारे साथ कोई नहीं। ठीक हो गया, हमारे लोग, हमारे शेख साहब, फिर आप लोग इसी नहीं बातों से मेरे ख्याल से मौलाना फजलुर रहमान साहब माइंड कर जाते हैं। ये नहीं माइंड क्यों कर जाते हैं, क्या इसमें हकीकत नहीं है? यानी एक तरफ आप लोगों को उनकी जरूरत भी और आप कहते हैं मैं जरूरत ही नहीं है। नहीं, हम सब नहीं, मैंने ये नहीं कहा जरूरत नहीं, ये जरा सुन लें आप। 26 को हमारे साथ कोई गया था, 4 को हमारे साथ कोई गया था, सवाबी में जलसे होते रहे हमारे साथ नहीं। अभी कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने हमें ये कहा कि तमाम अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। देखिए, JUIF और PTI की एक तारीख है, तल्ख तारीख है। जब 26वीं तरमीम का मामला आया तो उस पर फिर वो जो दूरियां थी वो सिमटी। खान साहब की इजाजत से हमारे लोग मौलाना साहब के पास गए और काफी कोशिश हुई, रेगुलर मुलाकातें हुई, नतीजतन हम उनको ये तो ना कायल कर सके कि आप हुकूमत को वोट ना दें, मगर वो जो मुसवदा था वो टोन डाउन जरूर। और आपको याद होगा कि जब तरमीम में हमने वोट नहीं दिया, मौलाना साहब ने दिया, उसके बाद स्पीचेज हुई, तो शुक्रिया भी अदा किया पर अयूब साहब ने, अपोजिशन लीडर ने और चेयरमैन ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मौलाना साहब का, हालांकि उन्होंने कमेंट आगे फिर मौलाना साहब के साथ आप लोग इत्तेहाद कर रहे हैं। मैं आपको एंगेजमेंट जो है उसमें ताकुल आया, खान ने दोबारा कहा, हम दोबारा मिले, एक एलामिया इशू हुआ जिसमें मौलाना साहब ऑन बोर्ड थे, जिसमें हमने नया इलेक्शन मांगा। अब वो इत्तेफाक के बाद इत्तेहाद तक का सफर जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया, रमजान बीच में आ गया, हमारी उनके साथ गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी है। मौलाना साहब ने 15 तारीख तक का टाइम मांगा है, वो अपनी शुरा से अपने दोस्तों से जो उनका इस्तेकाक है, उसका राइट है, वो कोई शेयर करना चाहते हैं, उसके बाद वो हमें बता देंगे। शेख साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब और मोहसिन बेग साहब। वेलकम बैक नाजरीन। अब पीटीआई को क्या इस बात का एहसास हो गया है कि मज़ाहमत नहीं बल्कि मुफाहमत का रास्ता पकड़ना होगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिनके एक हवाले से कल तस्दीक कर दी आजम सवाती साहब ने। लेकिन ब्रेक से पहले मैं शेख वकास साहब से बात कर रही थी और उनका ये कहना था कि उनको इस बात का इल्म नहीं है कि आजम सवाती साहब की किससे मुलाकात होने जा रही है। हालांकि इस मुलाकात का जिक्र जो होने जा रही है आजम सवाती साहब ने एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में किया, और साथ ही शेख वकास साहब ने जो बड़ी एक अहम बात की जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी, वो ये कि जी अगर मुझे इल्म नहीं है तो समझे कि पूरी पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्म नहीं है, जिससे बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। इन सवालात को, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश मेरे साथ सीनियर तजियाकार, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मोहसिन बेग साहब मौजूद है। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोहसिन साहब, ब्रेक से पहले शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद थे
और आजम सवाती साहब जिन्होंने कल गुफ्तगू की है नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी एक अहम शख्सियत से मुलाकात होने जा रही है। लेकिन शेख वकास साहब के बकौल उनको इस बात का इल्म नहीं है, और अगर उनको इल्म नहीं है तो शायद पूरी पार्टी को इल्म नहीं है। तो क्या पार्टी बिल्कुल बेखबर होती है पीटीआई के कौन प्रोग्राम में क्या बात कर रहे हैं, किस हवाले से क्या दावा किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से रन की जाती हैं, उसमें जो भी फैसला करना होता है वो मुशावरत से होता है। पीटीआई को बानी ने आज दिन तक पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दिया, और अपनी मिसेस के इर्द गिर्द उनके फैसलों और मुशावरत का कोई सिलसिला मौजूद नहीं है। और पीटीआई में इस वक्त जो भी लोग मौजूद हैं या शामिल हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खान साहब के जाके सामने कोई ऐसी राय पेश कर सकें या उनको किसी अपनी राय पे एग्री करवा सकें। सही। अब जो स्टेटमेंट उनकी आई है वो किससे मिलने जा रहे हैं वो तो उनको ही पता होगा, लेकिन तो देखना यह है कि आया वो मुलाकात जो है वो किस एजेंडे पे होगी और किससे होगी। आया वो एजेंडा ये है कि बानी को एनआरओ दिला दिया जाए और वो जेल से बाहर आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि वो मुमकिन नहीं है। वो मिले जिससे मर्जी, जो भी मुलाकात हो, लेकिन ये काम कोर्ट से ही होगा, और आउट ऑफ कोर्ट कोई ऐसी सेटलमेंट जो भी मुलाकाती होगा उससे नहीं हो सकती और ना मिलेगी। तो ऐसी सूरत में पीटीआई का इस वक्त मौजूदा जो स्ट्रक्चर चल रहा है, जो लीडरान है बाहर आके जेल से कैसे बयान देते हैं कि जैसे मैं ही बहुत फेवरेट हूँ और मैं ही बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और मैं ही जाके कोई डील कट कर लूंगा जिनसे भी मिलना है। तो मैं आपको और आपके नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त कोई डील नहीं होगी। वो कन्विक्ट है, सजा अपनी पूरी कर रहे हैं। उनके 2 केसेस और हैं जिसमें लगता यही है कि उनको सजा होगी, क्योंकि वो उसमें बहुत ही क्लियर कट केसेस हैं, ओपन एंड शट। तो ऐसी सूरत में कौन उनको रिलीफ देगा जिससे वो मिलने जा रहे हैं? तो पाकिस्तान में तो कोई नहीं, और बाहर लेकिन पीटीआई तो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है कि बस कुछ दिनों में अडियाला का दरवाजा खुल जाएगा और बानी चेयरमैन पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ये तो 2 साल से ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये ट्रंप के बारे में भी यही कह रहे थे आएगा और वो बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। जो लॉ ऑफ लैंड है, आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, आप सजा याफ्ता है, आपको जो भी रिलीफ मिलना है वो कोर्ट में मिलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि तो जेल का दरवाजा खोल दिया जाए और खान साहब बाहर आ जाए। तो फिर जो बाकी प्रिजनर्स हैं बेचारे, उन्होंने तो इतने बड़े फ्रॉड और इतने बड़े धोखे और इतनी बड़ी करी जितनी इन दोनों बीवी ने की है, तो फिर उन सबको भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। दुरानी साहब, आपने मोहसिन बेग साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, तो बिल्कुल वो सही फरमा रहे हैं कि अगर खान साहब को छोड़ देना चाहिए तो फिर बाकी लोगों को भी छोड़ देना चाहिए जो जेलों में सजाएं भुगत रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े अरसे बाद मोहसिन भाई की आवाज सुनी है, और मोहसिन साहब हमारे दोस्त भी हैं। और बारह देखिए, राय रखना और एक ऊपर एक ओपिनियन, वो हर इंसान का बुनियादी हक है। और असूली तौर पे तो इस वक्त यही है कि अगर कोई अदालत में केस है तो उसको अदालत में ही सेटल होना चाहिए। अगर कोई सियासी मामला है तो उसको सियासी तौर पे सेटल होना चाहिए। लेकिन इस वक्त बहरहाल बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही उस तरीके से जिस तरह उसको करना चाहिए। और हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जितने भी इस वक्त तक इश्यूज बने हैं, 9 मई का इशू हुआ है, उसके बाद जो अदालती केसेस, दुरानी साहब, हुकूमत को ऐसे में क्या करना चाहिए आपके मुताबिक? क्या नहीं कर पा रही हुकूमत? की पहले जिम्मेदारी तो ये बनती थी कि 9 मई के जितने केसेस थे उनका वो इस्तगासा मुकम्मल करती और टेररिस्ट कोर्ट्स थे उनके जरिए उसको सेटल करती, जिसमें वो ने अपना कोई काम नहीं किया। सिर्फ वो कहते हैं जी एक्यूज करते हैं, एक्यूज के बाद किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचाते किसी भी के। दूसरी तरफ ये है कि वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सियासी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पे, इसी तरह दहशतगर्दी के जो चैलेंजेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ डाल के खुद जो है पीछे हट जाते हैं। और बड़ा अच्छी आर्मी चीफ ने बात की जब वो पार्लियामेंट के इजलास, उन्होंने कहा कि जो इंतजामी गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए हमारे जवान जो है अपने खून से उसको फिल करते हैं।
तो इस वक्त जो असल इशू है वो गवर्नेंस का इशू है। असल इशू ये है कि जो वक्त हुकूमत है वो किसी भी चीज को सेटल करने के लिए तैयार नहीं है। फॉर्म 47 से लेके फॉर्म 45 तक के इश्यूज वो रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे। 26th अमेंडमेंट ला के उन्होंने पूरे के पूरे जो अदालती निजाम को सस्पेंड कर दिया और वो किसी भी सूरत के अंदर कोई भी जमहूरी अमल जो है उसको वो आगे करने। इसीलिए दुनिया के अंदर भी हमारे लिए एक एम्बेरसमेंट बन है और हमारे जो मुल्क की दफा करने वाली जो फोर्सेस उनके लिए भी एम्बेरसमेंट है। खुद हम लोग जो मुल्क की मईशत को बेहतर देखना चाहते हैं इश्तिहारों के जरिए तो सिर्फ बेहतर नहीं देख सकते चाहिए। तो ये सारे इश्यूज तो हैं, लेकिन साथ ये भी है कि अदालतों का रोल जो है बहरहाल वो है अगर केस है। ठीक है। अच्छा बेग साहब, आप बड़े वेल कनेक्टेड हैं और एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तो सर ये जो नवाज शरीफ साहब बड़े मुतहरिक हो रहे हैं, बड़े एक्टिव हो रहे हैं, बहुत से लोग कहते थे कि वो उतने एक्टिव उतने नहीं है मुतहरिक जितना उनको होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस है, वो 3 बार के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो अब वो थोड़े एक्टिव होते नजर आ रहे हैं और उनकी लंदन में कुछ मुलाकातों के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो आपके पास कोई अंदर की खबर हो तो प्लीज नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल में अंदर की खबर तो उनका कोई पार्टी का बंदा ही दे सकता है, लेकिन मैं आपको आपके पास सर बड़ी खबरें होती हैं बेग साहब, इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। जी देखिए, वो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी फेडरल में और पंजाब में हुकूमत है उसके वो सदर है, ठीक है, उनको तो रहना चाहिए और अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो है वो रीऑर्गेनाइज करना चाहिए और जो अपने अपोनेंट्स हैं उसके लिए पार्टी को तैयार रखना चाहिए। वो जितना अर्सा जो है खामोश रहे, मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी पार्टी का नुकसान किया है। जब गवर्नमेंट में पार्टीज आ जाती हैं तो नेचुरली वो बड़ा रिलैक्स हो जाती हैं, लेकिन बल्दियात के इलेक्शन आगे आने हैं और उनको अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है। अच्छी बात है, सारे पॉलिटिकल लीडर जो है वो इसी तरीके से एक्टिविटीज रखते हैं पॉलिटिकली, तो बेसिकली उनका मुतहरक होना अच्छा है, पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल सियासी माहौल के लिए अच्छा है, बाकियों को भी होना चाहिए। अच्छा बेग साहब, एक तरफ वो मुतहरक हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी वाले वो आंखें दिखाते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है सिर्फ आंखें दिखाने तक मामला रहेगा या प्रैक्टिकली पीपल्स पार्टी बैकफुट पे जा सकती है? नहीं, देखिए वो छोटे इश्यूज आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, बिकॉज दोनों की आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है, तर्ज सियासत भी डिफरेंट है, माहौल डिफरेंट है। अब वो इख्तिलाफ सिर्फ वो कनाल्स के ऊपर है। नेचुरली गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको वो उनके मेन पार्टनर्स हैं हुकूमत में, तो मेरे ख्याल में ये आगे आने वाले दिनों में ये छोटा मोटा जो सिलसिला है इसको शायद वो कवर कर लेंगे और ये कोई ऐसा नहीं ठीक कि उनके पास जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो वो भी छोड़नी पड़ेगी। ठीक। अच्छा दुरानी साहब, ये आजम सवाती साहब कल एक प्रोग्राम में दावा कर रहे हैं कि जी उनकी यहाँ मुलाकातें होने जा रही हैं आने वाले दिनों में किसी से, और शेख वकास साहब जो थे प्रोग्राम में फर्स्ट सेगमेंट मेरे साथ मौजूद थे। मैंने आपके आने से पहले बेग साहब से भी सवाल पूछा कि शेख वकास साहब ला इल्म थे, उन्होंने कहा कि मैं ला इल्म हूं, आप समझे पूरी पीटीआई ला इल्म है, कोई भी बैठ के टीवी शो में बात कर देगा और वो अहम शख्सियत होगा, पीटीआई से ताल्लुक होगा और पीटीआई शेख वकास जो खुद को पूरा पीटीआई कह रहे हैं वो ला इल्म होंगे, तो ये पार्टी पे सवालिया निशान नहीं कि आपस में कोऑर्डिनेशन गैप है? और माजी में किरदार आप भी अदा करते रहे थे मीडिएटर का, मुझे याद है। अब आपके वाला काम आजम सवाती साहब करने जा रहे हैं, आप तो कामयाब नहीं हो सके, सवाती साहब हो जाएंगे? देखिए, पहले तो आप एक तो फैसले देने की पोजीशन में आ जाते हैं। मैंने ना कोई ऐसा किया है और ना ही मैं नाकाम हुआ हूँ। हाँ, कामयाब जरूर नहीं हुआ। सर आप कामयाब हो गए थे, खुद बताएं दिल पे हाथ रख के, आप कामयाब हो गए थे? मैं बेग साहब की तरफ चली जाती हूँ ये सवाल लेके। नहीं पार्टी तो मजीद मजामत के रास्ते पे चलती रही, अडियाला का दरवाजा नहीं खुला। जी बात इतनी सी है कि जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई पार्टी सिर्फ 2 जगह पे एग्जिस्ट करती है, एक अडियाला जेल में और एक पब्लिक में। बाकी जो शेख वकास साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो सबसे जिम्मेदार आदमी है, उनकी बात को आप सही समझें और उन्हीं की ये ड्यूटी भी है कि वो बात जो पार्टी की पॉलिसी और बाकी बातें बेग साहब ने इससे पहले कह दी हैं वो भी आप समझ लें, तो उम्मीद है सब आपसे अग्री करेंगे क्योंकि आप भी इनके साथ थे। पार्टी की जो पॉलिसी है वही समझ नहीं आ रही ना, वो पॉलिसी है क्या? आप जरा वजाहत करें, आपको क्या समझ आती है?
जी मैं आपने मुझे पूछा। बेग साहब आपकी तरफ भी आ जाती हूँ। दुरानी साहब के लिए जरा ये मुश्किल सवाल होगा। दुरानी साहब पहले आप जवाब दें, बेग साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये पार्टी की पॉलिसी जो है इस वक्त वो ये है, देखिए पार्टी जो है एक खान साहब की शख्सियत, ठीक है, और दूसरी पब्लिक में पॉपुलैरिटी, और बाकी जो है खान यानी साहब पार्टी की पॉलिसी सिस्टम पे पब्लिक पॉपुलैरिटी है। पब्लिक की पॉपुलैरिटी है। दूसरी बात यह है कि पार्टी की इस वक्त मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील करेंगे या कोई उनसे डील करेगा। खान साहब के साथ निगोशिएशंस जो होती हैं वो जारी रहनी चाहिए। वो कहते हैं तब भी जारी है, अगर वो नहीं, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा बेग साहब, ये सवाल आपसे मैं पूछूंगी कि पीटीआई की क्या पॉलिसी, आपको क्या समझ आता है। दूसरी बात ये कि अभी जैसे दुरानी साहब ने कहा कि ना तो खान साहब किसी से डील करेंगे और ना उनकी कोई डील होगी। बातचीत क्या होती है, डील क्या होती है? जो एक इशारे दिए जाते हैं कि जी हमारी बातचीत का सिलसिला चल पड़ा है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, तो डील में, बैकडोर राब्तों में, इन चीजों में क्या फर्क होता है बाय द वे? देखिए, ये बानी समेत जितनी पॉलिटिकल पार्टी है इनकी, बाकी मानदा जिसको मैं पॉलिटिकल पार्टी तो मानता नहीं, फैन क्लब है, मेजॉरिटी लोग इस वक्त पार्टी में वो लोग हैं जिनका पीटीआई से कोई तल्लक नहीं था। तो बंदा इनसे क्वेश्चन ये करे कि आप क्या डायलॉग करना चाहते हैं और किससे करना चाहते हैं, और आप उन डायलॉग के अंदर क्या चाहते हैं कि आपको वो हासिल हो जाए, बाइस के कि आपका वो बंदा बाहर आ जाए। तो देखिए, जो भी मैंडेट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, वो पार्लियामेंट में उनका मैंडेट जरूर है, लेकिन अगर वो बैकडोर से किसी के पास जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो उसमें कामयाबी इनको नहीं मिलेगी। और जो रायत मिली है वो मानते ही नहीं ना, वो कहते हैं हम तो जाना ही नहीं चाहते, ना हमें डील चाहिए, हमें ऑफर की जा रही है लेकिन हम नहीं ले रहे वो डील। कर रहे हैं, वो कौन से डायलॉग है? कश्मीर का मसला है, दैट्स द क्वेश्चन ना, कि डायलॉग क्या हो रहा होता है। तो ये डायलॉग में क्या बात करना चाहते हैं वो तो बता दें। मौसम का हाल पूछना है, गर्मी आने वाली है, लोड शेडिंग होगी, क्या पूछना चाहते हैं? हो सकता है ट्रम्प के यू टर्न्स पे डिस्कशन होती है कि ट्रम्प बड़े अनप्रेडिक्टेबल निकले। देखिए, ये बहुत ही वीक ज़हन की इख्तरा हो सकती है कि आप इस किस्म की उम्मीदें लगा लें और अपने सारे लोगों को इस पे लगा दें कि बस आ रहा है, कल आ रहा है। ठीक है जी, बेग साहब, दुरानी साहब, आप दोनों के वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन 13 से 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में मुनक्किद होने जा रहा है, जो बिलाशुबा एक इनकलाबी और बेमिसाल इकदाम है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को इस तकरीब में शिरकत की दावत देना न सिर्फ उनके वतन से राब्ते को मजबूत करता है, बल्कि उन्हें मुल्की तरक्की में शराकत दारी का मौका भी फराहम करता है। ये कन्वेंशन अपनी नौयत का पहला वाक़या है जिसे हर साल मुनक्किद करने का इरादा जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, ये एक मुलाकात या रस्मी तकरीब नहीं बल्कि एक वसी तर कौमी मिशन है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की कुर्बानियों, उनकी तजावीज़ और मसाइल पर संजीदगी से बातचीत की जाएगी। और दूसरी जानिब हमेशा की तरह एक मखसूस तबका रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने में मसरूफ है और इस अजीम इक़दाम के खिलाफ मनफी मुहिम बाकायदा चलाई जा रही है। ये ना सिर्फ कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हकीकत यह है कि शुरका इस कन्वेंशन में जाती खर्चे पर शरीक हो रहे हैं और अगर हुकूमत इस पर कुछ वसाइल सर्फ भी कर दे तो ये एक काबिल फ़ख्र सरमायाकारी होगी। ये कन्वेंशन ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा जहां वो बराह रास्त हुकूमती नुमाइंदों से अपने जो मसाइल हैं और मुल्क की तरक्की की तजावीज़ पर बात कर सकेंगे। मेरे साथ सांबा स्टूडियोज में सैयद कमर रजा साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन OPF। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कमर साहब, ये बड़ा अच्छा एक इक़दाम है ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी अहमियत पर आप जरा रोशनी डालिए कि कितना अहम है और इसका एक बुनियादी जो पर्पज़ है, मकसद है, उसके हवाले से नाज़रीन को आगाह कीजिए। सबसे पहले तो डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान साहबा आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके तवसत से आपके नाज़रीन से मैं मुखातब हूँ। इंट्रो में आपने ख़ुद ही सारा बयान कर दिया जो इसकी इम्पोर्टेंस है जी जी। वो आपने ख़ुद बयान कर दी है। मैं समझता हूँ ये वाकई एक इनकलाबी इक़दाम है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हुकूमत पाकिस्तान का कि उन्होंने भी एक्स्ट्रा स्टेप आगे गए हैं और जो ओवरसीज पाकिस्तान आ रहे हैं उनको एज ए स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है और उनको दोनों खुले वेलकम किया है और ये बहुत ही खुशाइंद है, मैं समझता हूँ।
अच्छा, इस कन्वेंशन में कितने ममालिक शिरकत कर रहे हैं? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मोर देन 70 कंट्रीज, 76 कंट्रीज 76 एग्जैक्टली, कोई 1000+ लोग जो हैं माशाल्लाह कंफर्म है इस वक्त जो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। कई लोग आ चुके हैं और कुछ लोग आज सुबह और 13 की फ्लाइट से आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे इसके जो हम अगर मईशत की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? डेफिनेटली बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन? डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ इस वक्त की जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की मईशत में, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप ये देखें कि 36 बिलियन डॉलर रेमिटेंस इस साल मुतवक्के हैं, जिसमें से 9 महीने गुजर चुके हैं और बिल्कुल हम 3 बिलियन प्लस पर मंथ के हिसाब से रेमिटेंस हैं इस दफा। तरसीलात ज़र का तो डेफिनेटली बड़ा अहम किरदार होता है हमारी इकोनॉमी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छा, खैर उसमें भी लोगों ने बड़ी कोशिश की कि वो कम हो जाए, रेमिटेंस जो है बढ़ गई, हाँ, वो बढ़ गई है, 30% बढ़ गई है। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है उसका 30% कंजम्पशन भी जो है ना वो ओवरसीज पाकिस्तानी ही करते हैं। दालें, चावल, मसाले, बड़ा किरदार है उनका। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, अच्छा, उनके भी जो मसाइल होते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के, हमें वो भी नहीं भूलने चाहिए कि उनको किस मसाइल का सामना है, कौन से मसाइल हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं, तो वो भी डिस्कस होंगे इसमें। डेफिनेटली होंगे। अगेन मैं मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने बहुत ही एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दी है। जब मैंने उनको रिक्वेस्ट की है इस कन्वेंशन की, तो उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बना के उसके जो कन्वीनर मुकर्रर किया है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को किया है, इसाक डार साहब को। उसके 4 इजलास हो चुके हैं और इंशाल्लाह बेहतर पैकेज जो है वो ओवरसीज के लिए हुकूमत सोच रही है। ठीक है, अच्छा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इससे, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको भी इससे बहुत फायदा होने वाला है? देखें, ओवरसीज पाकिस्तानीज उन रहते दुनिया के 160 ममालिक में हैं और उनके दिल और दिमाग पाकिस्तान में होते। कितनी खूबसूरत बात की आपने सर। तो मैं समझता हूँ कि देखें इस वक्त करंटली मुझे हमेशा पैसों की बात करते हुए शर्म आती है और अच्छा नहीं लगता, मगर आप देखें कि इतने शॉर्ट नोटिस पे जब रिक्वेस्ट की तो दुनिया के 76 कंट्रीज से 1000+ लोग, और इस वक्त एयर टिकट आप देखें तो 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। ठीक है जी, ईस्टर हॉलीडेज है तो टिकट 4 टाइम हाई है, तो फिर भी आप देख लें कि किस तादाद में लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। वो मेरे लिए नहीं आए, वो किसी और के लिए नहीं आए, वो पाकिस्तान मुल्क की मोहब्बत के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर एक बड़ा एक अहम सवाल जहन में आता है कमर रजा साहब कि इस अहम तरीन कन्वेंशन जिसका पाकिस्तान की मईशत को, इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपने मसाइल को खुले दिल के साथ डिस्कस करेंगे, उनका वतन से मोहब्बत का जो इजहार, इसका हमने खुद ही जिक्र कर दिया कि टिकट कितना एक्सपेंसिव है, वो आ रहे हैं, इसका हमें भी फ़ायदा होगा। सबसे बढ़कर उनका एक किरदार है रेमिटेंस के हवाले से, तरसीलात ज़र के हवाले से, वो भी रजिस्टर्ड होता है, उनको भी पता चलता है कि हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी पाकिस्तान से दूर रहकर मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे अपना जो रोज़गार कमा रहे हैं, वो पाकिस्तान से ही मोहब्बत करते हैं, वो पाकिस्तानी ही हैं। लेकिन बहुत से लोग इसके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मनफी मुहिम चला रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? उनका क्या मकसद हो सकता है? देखें जी, इस वक्त ना जो इशू है असल में वो यही है कि जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो मुतहरिक हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए, 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की मईशत में। अगर आप इनको सेपरेट कर दें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए। तो हमारा दुश्मन वहाँ पे वार कर रहा है, जख्म लगाने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक ये जो कन्वेंशन होने जा रहा है ये उसके मुंह पे एक तमाचा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करते हैं और सिर्फ पाकिस्तान। अच्छा, दुश्मन की आपने बात की, रिवायती हरीफ की बात करने हैं, वो हमेशा हमारा दुश्मन है, जारी बात है। जहाँ पे हमारा फायदा होता है, जारी बात है, उसको तकलीफ होती है। अगर मैं भारत की बात करूँ या और भी कुछ अगर हमारे दुश्मन हो, लेकिन अगर हमारे अपने ही किसी बात पे तनकीद करें जिसका मुल्क को फायदा होता है तो उसकी ज्यादा तकलीफ नहीं होती। आप ठीक फरमा रही हैं, पर मैं फिर इसको ऐसे समझता हूँ कि 99% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मोहब्बत में हैं, ठीक है। 1% ऐसे हैं जिनको पता है वो क्या कर रहे हैं। जो 1% है वो 99 को ना गुमराही के रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। मेरा इसमें कहना ये होगा कि अगर हम अपने लोगों को एंगेज करें, उनके साथ बैठें, उनकी सुने,
और फिर जो फैक्ट्स हैं उनके सामने रखें। मैं तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, और जब से मैंने ये पोजीशन ली है, मोस्टली मैं सफ़र पे ही हूँ, मैं जाता हूँ, अपने लोग बहुत प्यार करते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होते हैं, वो बात ज़रूर करते हैं, तनकीद ज़रूर करते हैं, पर वो तनकीद करें, हम उनकी तनकीद सुनते हैं, उसको जवाब देते हैं। पर मेरा यही तजर्बा है कि लोगों को एंगेज करना चाहिए, लोगों के अगर कोई सवालात हैं तो उनके जवाब देने चाहिए और पॉजिटिवली उसको लेके चलना चाहिए। जो 1% लोग हैं वो, उनका हमें भी पता है वो कौन है और वो क्या चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके नापाक इरादों को जो है ना नाकाम करेगा और उनको नामुराद करेगा, और पाकिस्तान अपनी कामयाबी और अपने सरबुलंदी के रास्ते पे गामज़न रहेगा। ठीक जी, आमीन। बहुत शुक्रिया जी कमर रज़ा साहब आपके तशरीफ लाने के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।